नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल में पहली बार किसी कैबिनेट मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, वो भी एक ऐसे आंदोलन के सामने जो कि इंटरनेट के डिजिटल अवतार से जन्मा और जिसने प्रधानमंत्री या सरकार को मजबूर किया कि कैबिनेट मंत्री को इस्तीफा देना पड़े धर्मेंद्र प्रधान यानी एजुकेशन मिनिस्टर को। सवाल ये है कि इस आंदोलन से सरकार ने क्या सीखा है और क्या विपक्ष ने सीखा है? क्योंकि ये आंदोलन बाकी आंदोलनों से अलग था। ना केवल इसकी लैंग्वेज अलग अलग थी, इसका ग्रामर अलग था, इसके विरोध करने का तरीका अलग था, बल्कि जो चाहते थे प्रोटेस्टर, उनकी जो माँग थी उसमें और साथ ही अब जो कोर्स करेक्शन सरकार करने की कोशिश कर रही है, क्या सचमुच सरकार इस आंदोलन की जो लर्निंग है, उसको समझ पा रही है? और यहाँ से ही रास्ता खुलता है कि 2029 का जो चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव, उसकी जो लर्निंग है, ये आंदोलन एक पहली कड़ी आप मान सकते हैं। पिछले 2 दिनों में 2 स्टेटमेंट से हम शुरुआत करना चाहेंगे। पहला स्टेटमेंट मोहन भागवत का, यानी कि मोहन भागवत जब दिल्ली में थे, उस दौरान जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, मोहन भागवत ने ये कहा, बातचीत होनी चाहिए, वार्ता होनी चाहिए, उसको आप डिक्टेशन मत दीजिए और साथ ही इस ज़ेन ज़ी जनरेशन के लिए, युवाओं के लिए कंसेंसस यानी कि स्वीकार्यता जिसमें कि हम सब लोग एक राय बनाकर रेदर देन ऑर्डर्स यानी कि इस जनरेशन को आप ऑर्डर मत दीजिए। साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो जनरेशन है, जो सवाल पूछता है उसके पीछे जो लॉजिक है वो आप उन्हें लॉजिक समझाइए। साथ ही ग्रेट नीड फॉर वार्मथ इस जनरेशन के लिए वार्मथ की ज़रूरत है, साथ ही किस तरह से आप उनके साथ डेडिकेट टाइम कीजिए और उन्हें डायलॉग में एंगेज किए। उसके बाद मोहन भागवत का एक स्टेटमेंट और आया जो हैदराबाद में उन्होंने दिया। उस हैदराबाद में दिए स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा कि किस तरह से जिस जनरेशन की बात उन्होंने कही उस जनरेशन के बाद साथ ही मुरलीधर राव का जो स्टेटमेंट आया वो आपको सुनवाते हैं पहले। मुरलीधर राव जो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी एक ज़माने में हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि जो गवर्नेंस है वो इमर्ज करता है मेजॉरिटी से, उस मैंडेट से जो बैलेट बॉक्स के ज़रिए सरकार को मिलती है। लेकिन जो सरकार गवर्न करती है, जो ट्रस्ट अर्जित करती है, वो जिन लोगों पे गवर्न करती है, उसके ट्रस्ट से सरकार को एक जिसको कहते हैं अथॉरिटी मिलती है, इकबाल मिलता है। इसी तरह का एक आर्टिकल आपके लिए ईटी में जो आज छपा है प्रोफेसर गिल्स का, जिसमें वो कहते हैं कि डोमिनेंस कैन बी मैन्युफैक्चर्ड एट द बैलेट बॉक्स, यानी कि कोई भी सरकार का जो डोमिनेंस है वो बैलेट बॉक्स पे मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, हासिल किया जा सकता है, बट जो अथॉरिटी आती है वो इंस्टीट्यूशन और साथ ही पब्लिक ट्रस्ट यानी कि जनता का जो विश्वास है उससे आती है। सवाल ये है कि सरकार ने इस आंदोलन से क्या सीखा है? आज के कार्यक्रम में हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। सीनियर जर्नलिस्ट शेखर अय्यर जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट आर राजगोपालन साहब जुड़ रहे हैं और सीनियर जर्नलिस्ट संजय कुमार जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शेखर आपसे शुरुआत करते हैं। ये जो आंदोलन था, ये कई आंदोलन से अलग था, इसके ग्रामर अलग थे, इसके रेसिस्टेंस का जो तरीका था, वो भी अलग था और साथ ही इसका जो आउटकम हुआ वो भी अलग था। तो आपको क्या लगता है कि सरकार ने इस आंदोलन से क्या सीखा या सरकार को क्या सीखना चाहिए? नहीं शक्कर जी, पहली बात तो यही है कि कभी कभी आपने कई कदम उठाए, दोबारा एग्ज़ाम हुआ और इस बार कोई लीक नहीं हुआ, समय सीमा के अंदर हो गया था। जो मूल जो प्रॉब्लम था वो तो हो गया था, लेकिन उसको लेकर जो लगातार नीट एग्ज़ाम को लेकर देश भर में जो बच्चों की परेशानी, उनकी जो स्ट्रेस है, उसको लेकर जो समस्या बार बार फीडबैक जो आ रहा था, उसको लेकर कहीं लग रहा था कि बच्चों की जो दिक्कतें हैं, पेरेंट्स की जो दिक्कतें हैं, वो कहीं ना कहीं उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। आपने तो मूल जो प्रॉब्लम था उसको तो आपको लगा कि भाई आपने दोबारा एग्जाम कराया, समय सीमा में रिजल्ट भी कर डिक्लेयर कर दी, सब आपको लगा कि वो प्रॉब्लम सॉल्व है। लेकिन जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम है उसको आपने किसी तरह फीडबैक ना ले पाए, ना आपको लगा कि इस पर कोई ये नहीं है, मतलब ठीक है हमने तो ये कर दिया। लेकिन ऑप्टिक्स लगा कि जैसे आप ये सारे बातों को आपने एंगेज नहीं किया। जब पहली लीक की बात आई, अच्छा ये तो पहली लीक नहीं थी, ये तो तीसरी बार थी। तो इसके साथ जो बाकी जो परेशानी है हमारी
स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ, युवा के साथ, तो उनकी जो आशाएं और उनके साथ साथ जो आशंकाएं, ये सारी चीज़ों को लेकर भी कहीं ना कहीं लगा कि यूथ के साथ आपको लग रहा था कि आप डायलॉग कर रहे हैं, उनके साथ फीडबैक हो रहा है, और ज़्यादातर युवा के लेके आप जितने कदम ले रहे हैं वो सब वो वहाँ तक पहुँच रहा है। लेकिन साथ में क्या है कि हमेशा एक फीडबैक का मतलब, डायलॉग जो होता है, ये डायलॉग अलग अलग प्रकार से होता है कि सरकार और स्टूडेंट कम्युनिटी का मतलब यूनिवर्सिटी और उनके स्टूडेंट्स के साथ, बाकी जो सोसाइटी के अंदर जो डायलॉग चलनी चाहिए हमेशा, वो वाली कैसी हो रही है, क्योंकि तभी आपको फीडबैक मिलता है क्या प्रॉब्लम है। देखिए, पहली प्रॉब्लम ये था अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, तो लगातार ये बात आ रही थी, भाई जो पढ़ लिख कर डिग्री लेके आ रहे हैं उनके लिए उतनी नौकरी नहीं मिल रही है, जॉब्स नहीं है। दूसरा, जो भी स्किल्स लेके बाहर आ रहे हैं उसकी इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है। और तीसरा, जो ग्रोथ स्टोरी की इतनी जो चर्चा हो रही है, उसकी पब्लिसिटी हो रही है, उस ग्रोथ स्टोरी में कई लोगों को लग रहा था भाई हम कहाँ हैं इसमें, हमारी क्या ये है। तो एक प्रकार से सोसाइटी के अंदर कई फ्रस्ट्रेशन होते हैं, सरकार, केवल सरकार के साथ नहीं है, समाज में बहुत फ्रस्ट्रेशन है। जैसे होप है वैसे होपलेसनेस भी है। तो इसका एक फीडबैक, एक कनेक्टिविटी जब नहीं होता है समाज में, तो एक ट्रिगर से ही आपको देखेंगे वो बड़ा हो जाता है। क्योंकि जो लोग जंतर मंतर पहुंचे थे, जो युवा पहुंचे थे, वो सारे तो नीट के नहीं थे, बाकी अन्य अन्य समस्या था सबका। और ओवरऑल एक लग रहा था यूथ को, भाई क्या हो रहा है, हमको हमारी बातें सुनी नहीं जा रही है, हमारी हमको जो फीडबैक हमसे कोई ले नहीं रहा है, हमें कोई पूछ नहीं रहा है। तो ये एक बड़ा गैप जो आता है, वो गैप के बाद ही ये होता है। जब हम युवा की बात कर रहे हैं, युवा कई प्रकार की युवा है, देखिए अलग अलग बैकग्राउंड। देखिए, अब हम लीजिए आरक्षण, कुछ लोगों को लग रहा है कि भाई आरक्षण जो मतलब जो आरक्षित समाज है उनके अंदर भी एक प्रकार के पीड़ा है, भाई हमें पूरा बेनिफिट नहीं हो रहा है, जो आरक्षित जगह है वो पूरे प्रॉपरली जो फायदे होने चाहिए वो नहीं हो रहा है। दूसरी, जब जो वर्ग है जो आरक्षित, जो आरक्षण का कोई, जिनका कोई लेना देना नहीं है, उनकी भी अलग समस्या है। उनको लग रहा है भाई राजनीति के कारण ये आरक्षण का एक प्रकार से एक होली काऊ बन गया है, और सब कुछ पूरी राजनीति, ओबीसी पॉलिटिक्स, दलित पॉलिटिक्स ऐसे चल रहा है। क्योंकि जो लोग वहां आए थे, अलग अलग लोगों का अलग अलग ये था परेशानी, कोई एक विषय को लेकर नहीं था। तो कुल मिला के सबसे बड़ा लेसन सरकार को जो मिला होगा, मैं मानता हूं कि ये जो गैप है कम्युनिकेशन में, ये गैप इतना है, अभी पता चला कि भाई बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है। और आप इतनी सोशल मीडिया आने के बाद आप उस मीडिया को भी एंगेज नहीं कर पा रहे, आपके और ट्विटर फॉलोइंग अलग। खास करके तब जब बीजेपी उस में मास्टरी बीजेपी की मानी जाती है, और आपके जो कम्युनिकेशन चैनल के जो मैनेजर हैं, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री को सबसे पहले तो उन्हें फायर करना चाहिए कि भाई इतना बड़ा एंगर अगर जमीन पे है, इतनी बड़ी डिसेंट है जमीन पे, उसको आप सेंस नहीं कर पा रहे हैं, या उसको आप मैनिपुलेट कर रही है, प्रधानमंत्री तक अगर वो बात नहीं पहुंच रही है, उसको मैनिपुलेट कोई बीच का मीडिया जो इंटरमीडिएटरी है वही कर ले रहा है। ये भी तो हो सकता है ना कि वो मैनिपुलेट कर रहा है दूसरे दूसरे नैरेटिव से, जबकि जब सरकार को पता चल रहा है, प्रधानमंत्री को पता चल रहा है कि ये तो इतना बड़ा एंगर है जी। तो आपको लगता है कि ये सारी लर्निंग है सरकार के लिए? ये बहुत बड़ी लर्निंग है। देखिए आप, और दूसरी बात शंकर जी, कि हर समस्या का डंडा नहीं है। देखिए, और वेस्टेड इंटरेस्ट तो होंगे ही, ऐसे अगर कोई क्राइसिस बन रहा है उसमें सब जो वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, जो अशांति चाहते हैं, जो समाज में इसको एक्सप्लॉइट करना चाहेंगे, वो तो तेल डालेंगे ही, घी डालेंगे ही, उनका काम वही है। लेकिन केवल आपको ये सोचना कि ये जो कॉस्ट एंड इफेक्ट होता है ना, जब कॉस्ट बहुत तरह के हो, आपको लगता है भाई एक ही इफेक्ट से आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, ये सब कुलमिलेटिव होता है। सबसे बड़ा जो है, मुझे यही लग रहा है कि कई सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन भी है कि भाई कभी बातचीत करके भी हो जाता था। और आजकल दूसरी बात है, सोशल मीडिया इतना विस्तार है, वो इतना गहरा है। आप जो लोग सोशल मीडिया चला रहे हैं वो भी वही कह रहे हैं। आप फेसबुक के पूछ लीजिए, ट्विटर वालों से पूछ लीजिए, वो कह रहे हैं भाई हम कुछ कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, मीडियम इज अ मैसेज बोलते हैं, लेकिन बिल्कुल। यहाँ वो मैसेज, वो बहुत बड़ा मैसेज है, जो मैसेज सब पकड़ नहीं पा रहे।
बिल्कुल। राजगोपालन जी, आपके हिसाब से क्या सरकार के लिए लर्निंग है और अपोज़िशन के लिए भी क्या लर्निंग है? दोनों के लिए, क्योंकि ये तो एक इश्यू है जिस पे जो पब्लिक एंगर है वो सामने आया है और एंगर का जो मैग्नीट्यूड था, वो ये दिखाता है कि ये सिर्फ़ नीट एग्ज़ाम या एजुकेशन रिफ़ॉर्म तक बात नहीं थी। जिस तरह से रील्स प्रधानमंत्री को लेकर बन रहे हैं और बनाए गए, उनकी क्रेडिबिलिटी पे एक तरह से क्वेश्चन उठाया गया। एक तरह से इंस्टाग्राम पे तो उनको मज़ाक बना दिया गया, इस जनरेशन ने बनाया। तो सवाल ये है कि अगर एंगर सचमुच ज़्यादा है अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, महँगाई को लेकर या देश में ढेर सारी समस्याएँ हैं जिससे कि आम आदमी रोज़ जूझता है। उसके लिए सरकार की क्या लर्निंग है? आपको लगता है कि वही जो पुराने तरीके सरकार अपनाती रही है, उससे एक सरकार का काम चल जाएगा, ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, या सरकार को आउट ऑफ द ब्लू कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, नए तरीके सोचने पड़ेंगे? सरकार ने पिछले 2 दिनों में कई सारी ऐसी चीज़ें की है कि भई एक टास्क फोर्स बना दिया, एक बिल ले आए, लेकिन ये सब भी पुराने तरीके जैसे ही हैं। सरकार को कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा कि किस तरह से लगे एक जिस जनरेशन ने या जिन लोगों ने 2014 में वोट दिया था, जिस एस्पिरेशन के साथ, उस उम्मीद के साथ वो 2029 में भी वोट दें। जनता कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर में जाकर के इतना आंदोलन करके देश ने विदेश में पूरा हिला रखा है। वेर इज कांग्रेस, वेर इज अपोजिशन पार्टी? ये तो जीत हो गया, आपने जो जगह का खो गया, इसीलिए जगह ढूंढने के लिए राहुल गांधी ऐसे को मामले में उतर गया। देखो आज ही 2 बार पार्लियामेंट एडजर्न हो गया, नया बिल प्रस्तुत किया, वो 5 बजे हम आधा घंटे में सरकार को चलाएगी नहीं चलाएंगे पता नहीं है। तो कांग्रेस जितना अटक में बैठा है, सोचता है 2029 में डीलिमिटेशन बिल नहीं आना चाहिए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट नहीं होना चाहिए। ये दोनों मुद्दे हैं, लेकिन तीर नीट को ऊपर चला रहे, बच्चे को ऊपर चला रहे। इन टोटालिटी राहुल गांधी का अनेक समस्या है, वो सारा डिस्कस करना है। पार्लियामेंट में डिस्कशन होगी, कांग्रेस का खटखटे में करेंगे आपस रूलिंग पार्टी, इसके डरपोक में है, डर के मार के कांग्रेस आगे नहीं आ रहे। लेकिन पार्लियामेंट लूजिंग इज क्रेडिबिलिटी, पार्लियामेंट को मेंबर्स इतना भी है, ये सबको ऊपर एक प्रश्न चिन्ह शुरू हो गया है। इंडिया में डेमोक्रेसी कायम है नहीं है, क्योंकि जो भी राहुल गांधी करते हैं वो विदेश मीडिया में पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, सेंटर स्टेज रखने के लिए, पाकिस्तान हो, टर्की हो, यूएसए हो, जगह जिधर जिधर भी हो, चाइना हो, राहुल गांधी फ्रंट पेज में आना चाहते हैं। इसको पीछे आग लगाने वाले कम्युनिस्ट पार्टी, बाकी पार्टीज, मुझे लगता है कांग्रेस को डुबा देगा। 2029 में कांग्रेस को सत्ता में नहीं आएगा, क्योंकि 3 बार हार गया कांग्रेस, इसीलिए पार्लियामेंट को नहीं चलने देते हैं। आम आदमी इसको देख रहे हैं, सारे के सारे पब्लिक अंडरस्टैंड कर रहे हैं। लेकिन जो जंतर मंतर को बात, जितना भी वीडियो उस दिन आक्रोश में बोल दिया, आज वो परिवार लोग कितना कितना सोशल मीडिया में आ रहे, देखने में मुझे दुख पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे को बलिकड़ा बनाया है ये कांग्रेस कम्युनिस्ट मिल करके, कॉकरोच पार्टी मिल करके। उनके भविष्य क्या होगा? पासपोर्ट नहीं मिलेगी, सरकार नौकरी नहीं मिलेगी, बहुत संकट में आएगा। लेकिन इन टोटालिटी राहुल गांधी का इंडिया को यूनिटी को मद्देनजर रखते हुए कोई ना कोई एक सेंटर पॉइंट में मीट करना है। आप नफरत नरेंद्र मोदी के ऊपर होगा, ठीक बात है, लेकिन छोटे बच्चे के ऊपर तीर मारने, सरकार को गिराने के लिए कोशिश नहीं करना चाहिए। जो भी है राहुल गांधी कर रहे बिल्कुल गलत कर रहे, इंडिया डेमोक्रेसी को सत्यानाश कर रहे। संजय, आपको लगता है कि अपोजिशन के लिए लर्निंग इसमें क्या है? क्योंकि अगर आप देखें कि जितने भी सरकारों के खिलाफ और खास करके बीजेपी के खिलाफ अगर आंदोलन हुए हैं, जो कि जिस आंदोलन में सरकार को झुकाया है या सरकार के लिए कोर्स करेक्शन का एक रास्ता दिखाया है, वो कोई अपोजिशन ने खुद आंदोलन नहीं किए। वो चाहे फार्मर्स का प्रोटेस्ट थे, वो किसानों ने किया, पंजाब के किसानों ने किया, यूपी के किसानों ने किया। उसी तरह से आप देखें इस आंदोलन को उस जेन ज़ी जनरेशन ने किया।
तो राहुल गांधी या जो अपोजिशन है उसको भी ये सीखने की जरूरत है कि आप पुराने ग्रामर के हिसाब से अगर सरकार को कॉर्नर करने की कोशिश करते रहेंगे और उसमें अगर सिंसियरिटी नहीं दिखाएंगे तो काम बनने वाला नहीं है। और खास करके तब जब ये दिखला रहा है कि सरकार के खिलाफ एक बहुत ही साइजेबल एंगर है जो इस आंदोलन ने दिखलाया। और जो बच्चे गए आंदोलन से वो तब भी जब जा रहे थे जंतर मंतर से उन्होंने कहा कि ठीक है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो जाएगा लेकिन एजुकेशन सिस्टम का क्या होगा, जो 10 एग्जाम हमें देने पड़ते हैं जन्म लेने के बाद। तो एक बात है कि एंगर है सरकार की, जो जिस तरह का एक रवैया रहा है उसको भी लेकर एंगर है। आप देखिए कि बिहार में AK-47 लेकर कोई पुलिस का जवान छात्रों के ऊपर लेके घूम रहा है। दिल्ली में पैलेट गन्स जिस तरह से इस्तेमाल हुए, सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो कह रहा है कि किस तरह से स्टूडेंट को 30 से 40 दिन जब इस तरह के धरने प्रदर्शन होते हैं कैंपस में उनको जेल में ठूंस दिया जाता है और उनको सिक्योरिटी बेल लेने में 30-40 दिन लग जाते हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से उन्हें बाहर कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जी हर लाठीचार्ज, आप कोई भी धरना प्रदर्शन हो तो लाठीचार्ज न कर दें। तो कहने का ये मतलब है कि देश में इस तरह की जो व्यवस्था एक तरह से जिसमें कि अनएम्प्लॉयमेंट हो, महंगाई हो, लोगों की दिक्कतें हैं, उसको लेकर लोगों में गुस्सा है कि सरकार कोर्स करेक्शन करे। सरकार कोर्स करेक्शन अगर नहीं कर रही है तो पहला फॉल आउट आपने देख लिया। और भी इस तरह के कोर्स करेक्शन वाले इशू हैं जिस पे सरकार को कोर्स करेक्शन करना चाहिए, लेकिन अपोजिशन कहाँ पे है? देखिए, अपोजिशन की बात तो हम करेंगे ही। आज धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने के बाद पहली दफ़ा पार्लियामेंट पहुंचे। उनका स्वागत किस ढंग से बीजेपी के लोगों ने किया? क्या लगता है कि इनमें कोई थोड़ी-सी ह्यूमिलिटी आई है? क्या इट्स आपको बैड ऑप्टिक्स जिसको कहते हैं नहीं, राजनीति तो में। आपको तो वही क्या वो धर्मेंद्र प्रधान को एक ऐसा प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक मार्टर है ना? एक फ्रीडम फाइटर है जो आया हमारे बीच में। आप वो तो आप मैसेज क्या देना चाहते हैं कि जो एरोगेंस, जिस एरोगेंस की वजह से बीजेपी को आज ये दिन देखना पड़ा कि आपको, आपके मिनिस्टर्स को फोर्स किया गया कि रिजाइन करने के लिए, और प्राइम मिनिस्टर आउट ऑफ द वे जाके मिडनाइट में वीडियो रिलीज कर रहे हैं 2-3 बार। कहने का मतलब है कि आपने वो ह्यूमिलिटी नहीं दिखाया। आप 48 घंटा भी नहीं हुआ है अभी इसके, आप ये ऑप्टिक्स में जा रहे हैं, फिर आप वही काम कर रहे हैं। तो ये एक जो प्रॉब्लम ये है कि जो बीजेपी जो कम्युनिकेशंस को में विश्वास ही नहीं करती। आई बिलीव कि जो जिस ढंग से बीजेपी कम्युनिकेशन विश्वास नहीं करती या उसमें ट्रैप में फंस गए हैं वो, नहीं, उनको लगता है कि वन वे कम्युनिकेशन। आप देखिए, अब उन्होंने नॉट ओनली मेन स्ट्रीम टेलीविजन चैनल मीडिया को, लेगेसी मीडिया को एक ऐसा टूल बना लिया जो उनके प्रोपेगेंडा का माध्यम बन गया। सो ये देखिए, जो फीडबैक देता था मीडिया, जो आपको अगर क्रिटिसाइज कर रहा है तो वो आपको फीडबैक दे रहा है, आप उस फीडबैक मैकेनिज्म को बंद कर दिए। सोशल मीडिया जो आपको फीडबैक दे रहा था, जो आपकी क्रिटिसिज्म कर रहा था, उस पे आप लगातार बैन लगा रहे हो। किसी का आप ट्विटर अकाउंट बंद करवा रहे हो, किसी का यूट्यूब चैनल बंद करवा रहे हो, किसी के ये आप रेड मार रहे हो। तो ये आप सरकार, जो एरोगेंस सरकार के को हो गया था, वो एरोगेंस को वो समझिए कि जो उस एरोगेंस का ही रिफ्लेक्शन था कॉकरोच जनता पार्टी। जहां तक विपक्ष की बात आपने की, देखिए कोई भी मूवमेंट ये जरूरी नहीं है कि जो ट्रेडिशनल विपक्ष है उसी को फ्रंट में रख कर किया जाए। आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए, जब अन्ना हजारे मूवमेंट हुआ तो उसमें जरूर अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल फेस थे। कौन बैक कर रहा था? बीजेपी एंड आरएसएस उनके ही कंधों पे चढ़कर 2014 में सत्ता पाए, राइट? आज कांग्रेस वही अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। यहाँ पे कांग्रेस को वही अपॉर्चुनिटीज है, केवल कांग्रेस ही नहीं, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं कि इस मूवमेंट को खड़ा करने में लेफ्ट फ्रंट के स्टूडेंट्स विंग्स, कांग्रेस के स्टूडेंट्स विंग, और उन्होंने एक मोमेंटम दिया, और जिससे एक जो ट्रैक्शन, लोगों के बीच में ट्रैक्शन बना और कनेक्ट किया लोगों के ग्रीवेंसेस से। आज वो केवल ये जो मूवमेंट था, ये 36-37 दिन जो चला,
ये केवल एक एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ, एक नीट एग्जाम के खिलाफ नहीं था। ये मूवमेंट था उस सरकार की उन सारी पॉलिटिक्स के, सरकार के उस रवैये से जिसमें उन्होंने डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी को नीचा कर दिया, इंडियन डेमोक्रेसी पे अटैक किया कंटिन्यूअसली। आपने आज ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशंस नहीं है, आप किसी भी एनालिस्ट से पूछ लीजिए, आज ऐसा कोई भी इंडिया का इंस्टीट्यूशंस नहीं है जो कॉम्प्रोमाइज नहीं है। वो सारे इंस्टीट्यूशंस जो लोगों के डेमोक्रेसी को बचाने के लिए आना चाहिए, वो झिझक रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। आज वही ये इसका फेलियर है कि लोगों को स्ट्रीट पे आना पड़ा, और इस फोर्सफुली इस स्ट्रीट पे आए कि सरकार ठीक है। को झुकना पड़ गया। तो ठीक कहने है। का मतलब ये है कि क्या सरकार इससे लेसन लेगी, सीख लेगी? मुझे नहीं लगता। आप देखिए ठीक है। जिस हिसाब से जो खबरें आ रही हैं कि सरकार उन सारे लोगों को जो प्रोटेस्टर्स से उनका प्रोफाइल जांच करने की कोशिश कर रही है, जो उन्होंने पोस्टर्स लगाए हुए सोशल मीडिया पर, उसको हटाने की कोशिश कर रही है। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? दैट मीन्स कि आप लड़ना नहीं चाहते। ये जो लड़ाई थी, ये जो मूवमेंट था, ये समझिए कि जो डेमोक्रेसी रिक्लेम, पीपल वांटेड टू रिक्लेम द डेमोक्रेसी, जो वो डेमोक्रेसी जो उनको लग रहा है उनके हाथ से निकल रहा था, जो डेमोक्रेसी जिसकी सीढ़ी चढ़कर ये सरकार सत्ता में आई, उसी सीढ़ी को ये सरकार तोड़ने पे लगी हुई थी। ठीक है। आज आम आदमी उसी डेमोक्रेसी को रिक्लेम कर रहा था, उसी सेकुलरिज्म को रिक्लेम कर रहा था। ये डेमोक्रेसी एंड इसका जवाब सेकुलरिज्म ठीक है संजय, इसका जवाब राजगोपालन जी दे रहे हैं। राजगोपालन जी, ये जो संजय सवाल उठा रहे हैं कि एक ह्यूमिलिटी होनी चाहिए सरकार का, और सरकार के खिलाफ जो गुस्सा भड़का उसमें इसका भी एक बड़ा फैक्टर है। जो वाजपेयी सरकार में जो एक ह्यूमिलिटी थी, जिसको कहते हैं ना कि डोमिनेंस, सिर्फ इलेक्टोरल डोमिनेंस से आप अथॉरिटी गेन नहीं करते हैं। अथॉरिटी गेन करने के लिए आपको एक पब्लिक ट्रस्ट और ह्यूमिलिटी भी जरूरी है। तो वो जो अथॉरिटी आपको पब्लिक ट्रस्ट से गेन करना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अंतर आ गया है? सरकार ने ह्यूमिलिटी दिखाया है। जिस दिन राहुल गांधी का लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करने के लिए प्रधानमंत्री घर पहुंचा, उसी दिन प्रधानमंत्री ने अपना मंत्री को, होम सेक्रेटरी को राहुल गांधी से मिलने के लिए भेजा। उन्होंने गोल पोस्ट चेंज कर रहे थे। सेकेंड थिंग, राहुल गांधी का ये पता होना चाहिए, कॉकरोच पार्टी वांगचुक ने इनकी बदनाम कर दिया है, इसीलिए वो गुस्सा उतार रहे हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर। वांगचुक के पास नड्डा नहीं गया, जितेंद्र सिंह नहीं गया, ये ह्यूमिलिटी नहीं है। मिस्टर CJP, उसको बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 3 बार मीटिंग नहीं हुआ, ये ह्यूमिलिटी नहीं है। ये बार बार विदेश जाना, ये ह्यूमिलिटी है क्या? 100 बार नहीं, 240 बार। ये संजय साहब को मालूम तो होना चाहिए ना जी, ये क्या बोल रहे हैं? इंस्टेड ऑफ सोल्यूशन यू आर क्रिएटिंग मोर प्रॉब्लम्स। ह्यूमिलिटी किसका ह्यूमिलिटी चाहिए? राहुल गांधी का ह्यूमिलिटी है क्या? रोज जा करके हाथ में बैंड में जो बैंड बेच जाकर टैग, उस टैग में खंटा था, पुलिस वालों का हाथ में खून निकला है। ये ह्यूमिलिटी है क्या? ये क्या पब्लिक का एक जो स्टूडेंट्स है, इसके 15 साल उम्र नहीं, 20 साल नहीं है, कितना कितना गंदा गंदा बात बोल रहे हैं, वो ह्यूमिलिटी है क्या? जंतर मंतर को आपने टर्निंग पॉइंट ऑफ एंटी मोदी दिखाया, एंटी इंडिया दिखाया। प्रोफाइल करना जरूरत है पुलिस का। ये देश विरोध शक्ति कितना कितना आया करके ढूंढने के लिए कर रहे हैं, आपको खिलाफ नहीं कर रहे। जैसे परिवार में बच्चे को पैदा किया पेरेंट्स लोग, उनको श्रेय नहीं देते हैं। ये बच्चा ऐसे ऐसे गंदे गंदी बात बोलने के लिए, देश का प्रधानमंत्री हो अलग हो, ये राहुल गांधी का कल सुबह बोलने को भी तैयार हो जाएंगे ये सेम जनरेशन। इन टोटालिटी आई टेल यू, सरकार ने ह्यूमिलिटी दिखाया, पार्लियामेंट में बिल लेके आया, 4 बार बोल दिया पार्लियामेंट में आकर के बात करो, लेकिन नहीं करते। अभी क्या अमित शाह को क्लैरिफिकेशन, अमित शाह साहब 5 बजे क्लैरिफिकेशन देते हैं, वो दूसरा में चढ़ जाएगा फेड में। ये क्या, ये बंदरबाजी पॉलिटिक्स है ये? नहीं, लेकिन राजगोपालन जी, सवाल वो है कि सरकार ने तो ह्यूमिलिटी दिखाई कि ठीक है, जो प्रोटेस्टर है उनसे बात की जाए। राहुल गांधी जब प्रोटेस्ट करने के लिए आए तो जितेंद्र सिंह आ गए, ये सारी बातें सही है। लेकिन जो बिहार के जेलों में 100 लोग बंद कर दिए गए हैं, पश्चिम बंगाल के जेलों में जो 30-40 लोग बंद कर दिए गए हैं, पिछले 3 दिनों से वो जेलों में बंद हैं
क्योंकि वो प्रोटेस्ट करने के लिए निकले थे। दिल्ली में जो प्रोटेस्टर के खिलाफ जो एफआईआर जो सरकार ने कमिट किया कि एफआईआर वापस हो जाएगा, वो अभी तक वापस नहीं हुआ है, कल तक की उसकी डेडलाइन है। सवाल ये है कि सरकार का एक आम जो है, सरकार ऑप्टिक्स में तो दिखा रही है कि वो बहुत ही हम्बल और छात्रों, युवाओं के साथ उनके कंसर्न को समझने के लिए तैयार है। लेकिन दूसरा आम है, वो वही पुराने तरीके अपना रहा है कि डिसेंट को दबाने के लिए एफआईआर कर दो, जेल में ठूस दो, जिसको सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा है कि जी 40 दिन आप जेल में रख के छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दे रहे हैं। कोई आईआईटी में बच्चा पढ़ रहा है, उसको आईआईटी से निकाल दे रहा है। तो ये जो एक व्यवस्था बन गई है भारत में पिछले 10 सालों में, इसमें सरकार क्यों नहीं कोर्स करेक्शन करती है? सरकार ने कोर्स करेक्शन के लिए प्रयत्न किया है, एफर्ट्स लिया है, लेकिन दोनों हाथ मिलना चाहिए। ताली बजाते एक हाथ में नहीं चलती है, एक बात है। सेकंड थिंग, जो भी सरकार में परिणाम लेने के लिए तैयार बैठे हैं, एक तरफ तो झुकना पड़ेगा। सरकार ने झुका है, अपोजिशन क्या घमंड दिखा रहे। मुलायम सिंह यादव पर जो कार सेवक का बस गोली नहीं चलाया, समाधान निकला क्या 1989 में, 1992 में क्या क्या हुआ है। सिमिलरली सरकार को हो, बीच में पुलिस वाला का आदेश किसने दे रहे किसने नहीं दे रहे, ऑन दैट पर्टिकुलर मूड में हीट में क्या क्या बात किया पता नहीं है। अभी राहुल गांधी इतना बोल रहे, व्हाई डिड ही वेयर दैट रिस्ट, ही टेल मी। ये क्या अनकॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? एक विपक्ष नेता को वो करके ये सरकार से बात करना चाहिए, ये क्यों मुकर के जा रहे हैं? प्रियंका गांधी बेटर है भैया, मैं कह रहा हूँ प्रियंका गांधी कम से कम बात करने के सुनिक है। अब केरला में इतना बाढ़ आया है, 400 लोग मर गया है, उसको ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। ये बिल्कुल नारायण डीएमके मेघादादु को इश्यू रेज करना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी राम मंदिर को इश्यू रेज करना चाहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में जितना भी है प्रॉब्लम्स उसको रेज करना चाहते हैं। ये बार बार नीट करके स्थापना क्यों एक हफ्ते का रोका है? आपको पता है 1500 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है एक हफ्ते में सरकार का। आपको पैसा, मेरा टैक्स पैसा है, इसको क्यों कांग्रेस ने कम से कम समवेयर मीटिंग द ग्राउंड पॉइंट, ये इश्यू कॉन्ट्रडिक्शन कह रही है। ये जिसका नंदन नीलेकणी का कमेटी ठीक नहीं है, पार्लियामेंट में बोलो, पत्रकार के क्यों बोल रहे हैं? शिखर, ये जो जब प्रधानमंत्री 2014 में जीत के आए, तो पहला जो एक तरह से उन्हें गुजरात में पाटीदार आंदोलन का एजिटेशन था, उसको फेस करना पड़ा। फिर लैंड एक्विजिशन का ऑर्डिनेंस आया, ये सब सारे आए। लेकिन चूंकि उस समय खुद प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी और जो ट्रस्ट था वो इतना ज्यादा था कि उन्होंने 1 साल लगाए तकरीबन की पाटीदार आंदोलन से लड़ने में, और उसके बाद फिर आनंदीबेन पटेल को रिमूव किया गया। वैसे ही आप फार्मर्स आंदोलन को देख लें कि 1.5 साल के बाद उन्होंने किया। लेकिन इस वाले केस में उन्होंने तकरीबन 15 दिन 1 महीने में उन्हें फैसला लेना पड़ा। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में सरकार की जो वनरेबिलिटी है वो ज्यादा बढ़ रही है, और सरकार ने अगर कोर्स करेक्शन नहीं किया अलग अलग मुद्दों पर काम करने के तरीके पर, जिसको आज की तारीख में संजय भी उठा रहे हैं कि सरकार में एक ज्यादा और ह्यूमिलिटी आनी चाहिए, न केवल देश में डिसेंट को लेकर, बल्कि आप इशू को कैसे एड्रेस करते हैं, काम करने के तरीके में भी वो दिखना चाहिए। ऐसा नहीं चल सकता कि एक तरफ आप प्रोटेस्टर से बात कर रहे हैं, उनकी मांगों को मांग रहे हैं, जेपी नड्डा मुलाकात करके कह रहे हैं कि हम आपकी मांगे मानने के लिए तैयार हैं, और अमित मालवीय ट्वीट कर रहे हैं कि देखो जी ये तो पार्टी मना रहे हैं। तो आपको एक ओवरऑल कल्चर में ह्यूमिलिटी दिखाने की जरूरत है कि जिनकी मांगों को आपने मान लिया, जिस आंदोलन के को आपको लगा कि नहीं इनकी मांगे तो जेन्युइन थी, इनकी मांगे जायज थी, इनके साथ डायलॉग करना जरूरी था, लेकिन आप कल की तारीख में उनकी कुंडली खंगालने लगे, उनको चार्जेस में जेल में बंद कर दें, तो वो तो पूरा सारा जो प्रधानमंत्री का किया हुआ काम है उसको एक तरह से खत्म कर दिया, आपने वॉश आउट कर दिया। आपको लगता है कि इन तरीकों में बदलाव की जरूरत है, या फिर उसी तरीके से बीजेपी बढ़ेगी जो उनका ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मतलब देखिए, जब आप एक बातचीत डायलॉग ओपन किए, क्योंकि ये डायलॉग अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी शुरू हुआ है, क्योंकि लगातार जो हमने देखा, ये जो युवाओं के लीडर्स और सरकार मंत्रियों के बीच में जो हुई, कि एक आप कह सकते हैं एक राउंड था, और भी आगे जाके डायलॉग होगा। और मुझे भी लगता है कि सबके साथ तो डायलॉग चलेगा, अभी बिना डायलॉग तो नहीं चलेगा। लेकिन आप सही कह रहे हैं। देखिए, एक पार्टी के अंदर भी, सरकार के अंदर भी, इनको भी सोचना है कि भाई कैसे ये मोमेंटम आगे बढ़ना चाहिए, तभी जाके पॉजिटिव मैसेज रहेगा। लेकिन इस विषय को लेकर, ये जिस तरह ये पार्टी कैसी बनी, ये सारी चीजें,
इस पे कौन कौन लगे थे? देखिए, अवश्य हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज कुछ नहीं करेंगे इस मामले में, ये नहीं हो सकता। अवश्य पैसा खर्चा हुआ है इसमें, इसको तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है जांच करने के लिए। अगर क्योंकि वो जो जो लोग एजिटेट कर रहे थे उनका कहना था भाई हमारी ईमानदारी से ये इश्यूज है, तो उनको तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन ऐसे में बहुत लोग हैं, वो तो ना छात्रों से लेना देना है ना कुछ से लेना देना है। वो तो कह रहे हैं भाई जो हम छत्तीसगढ़ जंगल में नहीं कर पाए शहरों में करेंगे। देखिए, वो सोच तो बदला नहीं है। वो जो सोच है आपके कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब नहीं है, वो तो व्यवस्था पूरा बदल डालना है। वो तो क्रांति चाहते हैं, ना पार्लियामेंट से विश्वास करते हैं ना ये संवाद से विश्वास करते हैं। और जिस देश में माओवादी का कल्चर है वहां कौन सी संवाद होता है? देखिए, आपको ये अलग करना पड़ेगा, जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स है युवाओं को वो सॉल्व करने के डायलॉग चाहिए। साइमल्टेनियसली उसी सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है इन ताकतों जो देखिए ज्यादातर हैंडल तो पाकिस्तान से हुआ है, बांग्लादेश से हुआ है, बाहर से हुआ है। क्या उस पर सरकार ये ढूंढ ये नहीं करेगी? ये कौन सी बिल्कुल बात है? बिल्कुल। नहीं नहीं, वैसे देखिए तो देखिए, दो चीजें अलग है। जो डिसरप्टर्स होंगे ही, वो बाहर से भी होंगे, बाहर पैसे आएगा, क्योंकि बिना पैसे तो कोई आंदोलन नहीं होता। यह हमें समझना चाहिए। क्योंकि आंदोलन एक तरीका है, और यहां पे ऐसी विपक्ष ताकतें हैं जो पिछले 10-12 साल में उनकी दुकान बंद हुई है ना। उनका भी एक दुकान चल रहा था, पिछले 20-30 साल चल रहा था वो। देखिए, ये सारे रहेगी, एक से हमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक जेन्युइन युवाओं को प्रॉब्लम है, वो डायलॉग के साथ करना है। दूसरी, इन ताकतों के साथ, वो जम्मू कश्मीर हो, पूर्व उत्तर पूर्व हो या कहीं भी हो, ये तो व्यवस्था के साथ हमारी सुरक्षा एजेंसीज और सरकार का ये जिम्मेदारी है। ये कंफ्यूज नहीं करना है हमें। बिल्कुल डिसरप्शनिस्ट फोर्सेस तो रहेंगे ही, उसका अलग अलग रूप होगा। देखिए, वो ये डिसरप्शन फोर्सेस सब बंदूक लेके नहीं घूमते। बंदूक लेके घूमने वाले और कोई होंगे, बॉम्ब लेके घूमने वाले और कोई होंगे। इस तरह का आंदोलन में ये इन्फिल्ट्रेट करके ये भी करेंगे। वो तो सरकार की एजेंसीज की काम है, वो अलग काम है, वो तो चलता रहेगा। क्योंकि बिना पैसे तो कोई खाना कौन खिला रहा था, क्यों खिला रहा था? उसकी देखिए, आप 10 पैसा तो खर्च करेंगे तो कुछ तो फायदा आपको मिल रहा है, क्या फायदा है? बिल्कुल। देखिए, और वो आंदोलन अलग तो बात है। बिना पैसे से नहीं नहीं तो हो नहीं सकता ना। नहीं बीजेपी नहीं, भी जब इसे नहीं आंदोलन नहीं करती थी तो वो भी चंदा नहीं, लेती अब थी। वो कौन कर रहा है? उसके उद्देश्य क्या है? वो सत्ता क्यों पलटना चाहता है? वो बिना चुनाव क्यों पलटना चाहता है? वो पैरालाइज क्यों करना चाहता है? क्यों उसको लग रहा है कि मैंडेट से ये हो नहीं सकता? और जो पार्टियां आज बात कर रहे हैं, वामपंथी पार्टी, भाई केरल के युवा ने तो आपको मैसेज दिया। ये मैं देख रहा हूं सीपीएम एमपी वगैरह बोल रहे हैं, भाई राइटिंग ऑन द वॉल। केरला में क्या राइटिंग ऑन द वॉल था आपके पिनराई विजयन की सरकार के खिलाफ? पश्चिम बंगाल में क्या राइटिंग ऑन द वॉल था? देखिए, एक अकेशन लेकर एक एनालिसिस करते करते पूरा एक तरफ हो जाए वो भी सही नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि केरला में भी सरकार तो बदल गई ना। ये क्राइसिस खत्म हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों के लिए बीजेपी के खिलाफ है, जिन लोगों के मोदी खिलाफ, उनका तब उन्हें चलेगा, कुछ भी सोल्यूशन लाइए, वो अलग बात है। लेकिन जब तक वो डेमोक्रेटिक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। संजय, ये जो शेखर बात कर रहे हैं उसमें दो चीजें बड़ी साफ है। एक तो साफ है कि जो मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, युवाओं की मुद्दे हैं, महिलाओं के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, जिसको कोई भी उठा रहा हो, कांग्रेस उठा रही हो, लेफ्ट उठा रहा हो, कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन उठा रहा हो, उसको सरकार को उससे डायलॉग करना चाहिए जब तक कि वो डेमोक्रेटिक सेटअप में बात कर रहे हैं। कोई वहां पे बॉम्ब चला के बात कर रहा है तो उसको निश्चित रूप से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी पकड़ेगी। दूसरा कि अगर सरकार के खिलाफ भी कोई मुहिम चला रहा हो, वो भी जस्टिफाइड है, क्योंकि डेमोक्रेसी में सरकार बदलने का और सरकार के खिलाफ अभियान चलाने का भी राइट है, जब तक कि वो भारत के खिलाफ अभियान नहीं चला रहा हो, भारत को वो पाकिस्तान नहीं बना रहा हो, भारत को बांग्लादेश बनाने की बात नहीं कर रहा हो, जब तक वो भारत के खिलाफ अभियान न चला रहा हो। लेकिन आपको क्या समझ में आता है कि ये आंदोलन का जो स्वरूप है और इससे आगे जिस तरह की सरकार की लर्निंग रही है, वो सही डायरेक्शन में जाएगी? ये
आने वाले दिनों में कुछ और एजिटेशन होंगे, ठीक है, अपोजिशन अपनी पॉलिटिक्स करेगा क्योंकि अपोजिशन को पॉलिटिक्स करनी है और करनी भी चाहिए। अपोजिशन पॉलिटिक्स नहीं करेगा तो फिर जनता की मुद्दे उठाने का हक है अपोजिशन के पास में। आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं अभी जो वक्ता थे अय्यर साहब, शेखर साहब ने उनको उनके उनके उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लेकर इस आंदोलन में आ गए। मेरा एक ही पॉइंट है, पीपल्स एजिटेशंस, फार्मर एजिटेशंस 1960 से होते आ रहे हैं और लोग सड़क पर उतरते रहे, सरकार को घेरते रहे। जब कांग्रेस अपने ज़माने में बहुत पावरफुल पार्टी हुआ करती थी, जिसका पूरे उस एजिटेशन में सरकार ने कभी आरोप नहीं लगाया कि ये पाकिस्तान से, अमेरिका से सब प्रभावित लोग हैं। ये एक नया चलन है। इस आंदोलन आप अपनी कमियों को नहीं ढूंढते, आप अपनी खामियों को नहीं ढूंढते, आप अपने जिस ढंग की राजनीति पिछले 14-15 साल से करते आ रहे हैं उसको नहीं ढूंढते। आप इस जो लोगों में जो गुस्सा है, लोगों में जो डिस्कंटेंटमेंट है, उसको आप पाकिस्तानी लेफ्टिस्ट और जो कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास नहीं करते, ऐसे लोगों के एलिमेंट्स की बात करके आप इस मूवमेंट के जो कहते हैं जो फीलिंग्स है उसको आप दरकिनार करना चाहते हैं, इस मूवमेंट को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, कम आंकने की कोशिश करते हैं। सच्चाई ये है कि सरकार अगर थोड़ा सा ह्यूमैनिटी नहीं दिखाएगी और डेमोक्रेसी के रूप में एज ए डेमोक्रेटिक पार्टी बिहेव नहीं करेगी, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बिहेव नहीं करेगी, तो ये ऐसे अभी बहुत सारे मसले हैं जहाँ पे ऐसे एजिटेशन होते रहेंगे। अभी मुझे जो लग रहा है कि आने वाले वक्त में सरकार ने अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं किए, जो आज जो एक अविश्वास की भावना लोगों में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लोग अब इलेक्शंस पे लोग भरोसा नहीं करने लगे हैं। बहुत सारे, अगर सारे विपक्ष के लोग इलेक्शंस पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स देश की 70% आबादी को जो रिप्रेजेंट कर रहा है विपक्ष, वो मान रहा है कि आज इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर नहीं है। ये सब चीज़ों को सरकार को एडजस्ट करना पड़ेगा विथ ह्यूमिलिटी और विथ कॉन्शियसनेस कि जो ये डेमोक्रेसी अलाइव है, लोग सब चीज़ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और आप कितना भी आप ब्रूट फोर्स इस्तेमाल कर ले, आपको ये अकाउंटेबल बनाएंगे। सरकार नहीं समझ रही है तो ये लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही है और कोई लेसन इस मूवमेंट से लेना नहीं चाहती। तो सरकार के लिए एक पहला एक अध्याय था ये, एक समझिए कि सीख, अगर पहले अध्याय से ये सीख नहीं लेते तो आने वाले वक्त में ऐसे बहुत सारे मसाले हैं। सरकार ने ऐसे काम किए हैं जो अलग अलग सेगमेंट्स को इम्पैक्ट कर रहा है। चाहे E20 वाला मामला हो, एथेनॉल वाला मामला हो, और जो अभी मैंने विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा अभी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या मुद्दा है, वो तो आप सरकार को एडजस्ट करना है। अगर आप इस इंडियन डेमोक्रेसी को अलाइव रखना चाहते हैं, इंडियन डेमोक्रेसी के वाइब्रेंसी को बचाकर रखना चाहते हैं और आइडिया ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो बड़े सवाल हैं कि न केवल सरकार को इस आंदोलन से एक फीडबैक, एक बातचीत का जो ज़रिया है, जो कम्युनिकेशन के चैनल हैं, उसको और ब्रॉडेन करने की ज़रूरत है। सरकार को इस आंदोलन से जो लर्निंग है, वो भी सीखने की ज़रूरत है कि कोई डेमोक्रेसी में जो जनता के आक्रोश, जनता जो अपनी माँगें, जनता की जो आकांक्षाएँ हैं, उसको प्रकट करने के अलग-अलग तरीके और अलग-अलग चैनल होने चाहिए। सरकार उनके उन चैनलों को अगर बंद कर देगी, तो शायद जनता का गुस्सा, जनता का जो एंगर है, वो इसी तरह से जंतर-मंतर पर आकर वो अपनी जनता भावना प्रकट करेगी। और इसलिए सरकार के लिए ज़रूरी है कि वो अपने कम्युनिकेशन के चैनल को सही करे, इस आंदोलन से फीडबैक ले, लर्निंग सीखे और आने वाले दिनों में सरकार और अपने गवर्नेंस को बेहतर बनाए। क्योंकि जैसा कि कहा गया है कि डोमिनेंस ज़रूरी नहीं है कि आपको एक हमेशा पॉलिटिकल अथॉरिटी दे। पॉलिटिकल अथॉरिटी अर्न की जाती है और उसे अर्न करने के लिए पब्लिक का जो ट्रस्ट है, वो बहुत ज़रूरी है। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। शेखर, आप जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। राजगोपालन साहब, आपका भी धन्यवाद और संजय, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉग्स के साथ।
has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.